अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपनी स्टडी में जो है वो खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो आज का जो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी का, वो सेकंड चैप्टर है। तो चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि है सेल पे। ठीक है, तो इसमें सेल की हम सारा डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जिसमें सबसे पहले सेल की डेफिनेशन राइट की हुई है। ठीक है, अब डेफिनेशन में ये क्या बता रहा है कि इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अब कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का बेसिक, ठीक है, बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना रहा है और जो बॉडी के फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? वो सेल कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स। अब सेल के अंदर स्टूडेंट हमारे सेल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म होता है और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियस होता है। स्टूडेंट साइटोप्लाज्म जो है, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो ऐसे लिक्विड पोर्शन होता है। ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज जो है वो सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, अब ये जो लिक्विड पोर्शन है जिसके अंदर ये छोटे छोटे जैसे सर्कल से मैंने डॉट से बनाया है, ये क्या ऑर्गेनेलिज हैं। तो ये इनके अंदर ये जो लिक्विड पोर्शन इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर में बिल्कुल जो है ना स्टूडेंट, एक मेन, एक आप कह लेंगे पोर्शन लाई कर रहा होता है, ऑर्गेनेली लाई कर रही होती है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये सेल के सारे फंक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, हम यहाँ पे जो आपके नोट्स में डायग्राम है इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ये जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है एक, ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो एक मेम्ब्रेन है ये बाउंड्री है। ठीक है, ये सारी जो मेम्ब्रेन है क्या है कि एक बाउंड्री है जो कि सेल के सारे कंटेंट को क्या की हुई है, सेव की हुई है। तो आप ये देखें स्टूडेंट, इसके अंदर ये आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट, इसकी ऑर्गेनेलिज हैं। अब ये जो ऑर्गेनेलिज हैं स्टूडेंट, इसके अंदर लिक्विड पोर्शन होता है जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलिज तैर रही होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। ठीक है, अब वो जो लिक्विड पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने ये बताया भी हुआ है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये ऑर्गेनेलिज के स्टूडेंट देख लें एक दफ़ा, ये जो है हमारे पास ये गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाती हैं। उसके बाद इस तरह से स्टूडेंट ये सारी, ये जो पर्पल कलर का आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियस है ये सेल के सारे जो फंक्शंस हैं इनको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनेल होती है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक वैक्यूल होता है। ठीक है, जो सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ये भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो खैर इस तरह से मल्टीपल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। तो खैर थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और आगे चलते हैं जी सेल्फ की टाइप्स की तरफ। ठीक है, अब स्टूडेंट सेल जैसे आपको पता है कि हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उस हिसाब से इसकी जो टाइप है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टाइप उन्होंने बताई हुई है वो नर्व सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद मसल सेल आ जाते हैं, उसके बाद कनेक्टिव सेल्स आ जाते हैं, इम्यून सेल आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ब्लड सेल आ जाते हैं। अब स्टूडेंट नाम से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। नर्व सेल स्टूडेंट ऐसे सेल्स हैं जो कि हमारे जो है न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होंगे। मसल सेल्स हैं जो कि मसल्स के अंदर होंगे। कनेक्टिव सेल्स जो हैं ये टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे। इम्यून सेल हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने के लिए। और ब्लड सेल्स हैं, और ब्लड सेल्स जो आपको पता है कि 3 तरह के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये सारी के सारे सेल्स हैं और इनके अंदर जो है इनकी टाइप मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, इनका जो काम करने का तरीका है वो चेंज है, इनकी लोकेशन डिफरेंट है। तो अब स्टूडेंट हम इनकी कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि बनावट, कि एक सेल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। तो यहाँ पे वो बता रहा है जी वाटर होता है इसके अंदर मेन चीज़, ठीक है, जो कि 65 से 80% तक वाटर है सेल की बनावट में। प्रोटीन्स इसके अंदर रोल होता है। प्रोटीन का इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब मिनरल, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, लिपिड्स वगैरह। फिर उसके बाद लिपिड्स होते हैं इसके अंदर और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे मिलके क्या कर रहे होते हैं, एक सेल की कंपोजिशन करवा रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ऑर्गेनेलिज आ जाता है। ठीक है, ऑर्गेनेलिज में स्टूडेंट जो सबसे पहले उसने डिस्कस की हुई है सेल की सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में उसने बताया होगा। ठीक है, ऑर्गेनेलिज स्टूडेंट क्या है कि ऑर्गेनेलिज छोटी छोटी से ना सेल के सब यूनिट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं।
तो यहाँ पे जो सबसे इनको सारी ऑर्गेनेल्स को कवर कर रही है वो हमारे पास क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सेल के बाहर की मेम्ब्रेन, ठीक है, बाहर की एक झिल्ली जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कवरिंग प्रोवाइड करती है। तो आगे क्या कह रहा है कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, सेल की आउटर कवरिंग होती है। इट इज़ वेरी थिन इन नेचर, बहुत पतली सी होती है, अबाउट 8 to 10 नैनोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, तो इसका जो डायामीटर होता है वो 8 से 10 नैनोमीटर का होता है, बहुत पतली सी मतलब आप कह लें कि बनती है इसकी थिकनेस। उसके बाद कहते हैं कि स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में कहते हैं कि इट इज़ द लिपिड बाइलेयर इन नेचर। अब स्टूडेंट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन बता रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है। ये डायग्राम में स्टूडेंट देखिए आप, ये जो पर्पल कलर की आपको नज़र आ रही है एक लेयर, ये वाली भी, और जो नीचे से भी नज़र आ रही है, ठीक है, ये दोनों लेयर्स स्टूडेंट किसकी होती हैं, लिपिड की होती हैं। ठीक है, और इनके दरमियान में कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल और प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर धंसे हुए होते हैं। तो ये जो है एक सैंडविच लाइक्स जो है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन नेचर। लिपिड की ये डबल लेयर होती है नेचर में इन विच कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आर सैंडविच हुआ होता है। ठीक है, एंड प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन्स हैं आर आल्सो एम्बेडेड इन इट, और प्रोटीन भी इसके अंदर जो है वो एम्बेडेड हुई होती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक दफ़ा दोबारा से इस डायग्राम को देखें आप, कि ये देखें हमारे पास ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है, ये जो इस तरीके से स्टूडेंट ये बना होता है, ऐसे छोटा सा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें से दो ऐसे ओपनिंग्स निकल रही होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये ऊपर वाली तरफ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, और इसी के से दो निकलती हैं। इस तरह से ये पूरा का पूरा आप कह लें कि एक लेयर बनी होती है ऊपर की तरफ, और नीचे भी एक लेयर बनी होती है, और इसमें से जो है वो दो जो है वो आप कह लें कि इनके जो है टेंटिकल्स कह लें, ठीक है, इनमें से ड्राइव हो रहे होते हैं, और इनके दरमियान में स्टूडेंट जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि प्रोटीन की लेयर जो है वो इम्बेडेड होती है, और या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की लेयर जो है वो इम्बेडेड होती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी आप देख लें कि ये जो है पर्पल कलर का, ये सारा का सारा आपके पास जो लिपिड का बना हुआ है, ये दरमियान में से जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी अगर देखें तो ये जो आपको ग्रे से कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये वाली, और ये जो ऊपर है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये इस तरीके से एम्बेडेड हुए होते हैं और एक सैंडविच की लाइक जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट इसकी डायग्राम ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम अगर आप साथ में ड्रॉ करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद हम फंक्शन देख लेते हैं जी, सेल का फंक्शन क्या क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले तो ये यहाँ पे बता रहा है कि इट प्रोवाइड द पैसेज ऑफ द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि जहाँ सेल्स बेसिकली जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल मतलब होते हैं, तो ये क्या करता है कि ये वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, उनको एक रास्ता प्रोवाइड करता है। यानी एक सेल से दूसरे सेल में अगर चीज़ों ने जाना है तो वाटर के अंदर डिसॉल्व होके जाती हैं। दीज एक्ट एज ट्रांसपोर्टेड बाय अटैचिंग टू द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब ये क्या करती हैं कि जो भी चीज़ है, ठीक है, उन्होंने क्या करना होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच होना है और सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना है। ठीक है, यानी सेल के अंदर अगर कोई चीज़ जाएगी तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आप कह लें कि जो प्रोटीन्स हैं वो इसके साथ अटैच होंगी और फिर उसके बाद वो सेल के अंदर मूव कर जाएंगी। परमिट द पैसेज ऑफ द आयन एंड द मॉलिक्यूल आउटसाइड ऑफ द सेल। और सेल के अंदर से बाहर की तरफ जिन चीज़ों को ये मतलब परमिट करता है कि ये सेल से बाहर मूव कर जाए, उसमें आयन्स आ जाते हैं हमारे पास और कुछ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं और इसने क्या कर देना है, उनको निकाल देना है। उसके बाद कहते हैं कि इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब ये सेल ऑर्गेनेल्स को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। सम कार्बोहाइड्रेट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर हेल्पफुल फॉर बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन। इसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर जो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि हमने देखा था एम्बेडेड थे, आर हेल्पफुल, ये भी हेल्पफुल होते हैं फॉर बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन। कुछ हार्मोन्स जो हैं जैसे इंसुलिन है, जिनका फंक्शन क्या होता है कि ब्लड के अंदर शुगर की अमाउंट को कंट्रोल करना, लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि वो जो हार्मोन है इंसुलिन, वो आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टूडेंट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में कह रहा है कि इट इज़ अ पार्ट विच सराउंड आर कवर द सेल न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट कि क्या होता है, ये लिक्विड पोर्शन होता है। जैसे ये डायग्राम में आप चेक करें कि जैसे ब्लू से कलर का एक जो है वो आपको
लिक्विड सा दिखाया हुआ पोर्शन, ठीक है। ये जो है ये क्या है हमारे पास साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ये जो बाकी सारे स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये इसको इसमें क्या है सराउंडेड है, इसमें जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट विच सराउंड आर कवर द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है कि जो न्यूक्लियस सेल का न्यूक्लियस होता है उसकी सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के करीब होता है, यानी पूरे सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है फ्रेंड। न्यूक्लियस को भी सराउंड करेगा और जो सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसके साथ भी ये प्रेजेंट होता है। अब स्टूडेंट साइड हमने इसी लिहाज से मतलब पूरे सेल में ये प्रेजेंट है तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं इसके जोन्स के लिहाज से, ठीक है, कि जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट है उस लिहाज से हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब कहते हैं जी सबसे पहले इसने इसका जो एरिया बताया उसके लिहाज से एक्टोप्लाज्म इसने इसको नाम दिया, जो कि क्या है कि नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, यानी ऐसा साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन के करीब होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे एक्टोप्लाज्म कहेंगे। और ऐसा जो साइटोप्लाज्म है जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द प्रेजेंट है इसको हम एंडोप्लाज्म कहेंगे। एंडो मतलब अंदर की तरफ और एक्टो जो कि बाहर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन हम देखते हैं साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में स्टूडेंट ये बता रहा है कि ये कंसिस्ट करता है हमारे पास जिसकी फॉर्मेशन होती है वो होती है साइटोसोल के साथ, ठीक है। लिक्विड पोर्शन है ना, ठीक है। तो साइटोसोल क्या है कि एक क्लियर फ्लूइड होता है वेयर ऑल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट, जिसमें सारी की सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड जो साइटोसोल है, ठीक है, ये भी क्या है उसका क्लियर लिक्विड पोर्शन होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको वो एक साइटोसोल और साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी क्या लिक्विड पोर्शन है और साइटोसोल भी क्या है ये उसी का हिस्सा, लेकिन इसको भी हम क्लियर फ्लूइड कह रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो यहाँ पे बता रहा है कि जो साइटोसोल है द फ्लूइड एंड द सस्पेंडेड मॉलिक्यूल ऑफ साल्ट शुगर अमाइनो एसिड एंड इंजाइम्स अराउंड द ऑर्गेनेलिज। अब कहता है कि जो साइटोसोल है ये भी फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जो हमारे पास जैसे शुगर है, ठीक है, यानी ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, अमाइनो एसिड्स, साल्ट्स वगैरह या इंजाइम्स हैं जो कि ऑर्गेनेलिज के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो वाला जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा साइटोसोल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनेलिज की सराउंडिंग में जो लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट है और इसके अंदर साल्ट और शुगर वगैरह प्रेजेंट होंगे इसको हम क्या कहेंगे साइटोसोल कहेंगे। अब साइटोप्लाज्म क्या था कि द साइटोसोल प्लस द ऑर्गेनेलिज सस्पेंडेड विद इन एवरीथिंग एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अलावा, ठीक है, बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है, ऑर्गेनेलिज हैं और प्लस साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल और जो ऑर्गेनेलिज हैं, ऑर्गेनेलिज में जो आप कहने लिक्विड पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर तो वो ओवरऑल क्या कलेक्टिवली कहलाएगा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। यानी कि साइटोसोल जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनेलिज के सराउंडिंग का जो है वो फ्लूइड पोर्शन है, और जबकि पूरा ये जो सेल का है, ठीक है, जिसके अंदर साइटोसोल भी आ जाता है उसको कलेक्टिवली हम लोगों ने क्या कहना है साइटोप्लाज्म कहना है। अब इसमें यहाँ पे एक छोटी सी उसने बात बताई हुई है कि सेल है, सेल जो है वो किसका क्या इसमें चीज़ें होती हैं बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म आएगा और फिर उसके बाद अंदर जो है न्यूक्लियस आ जाएगा। अब जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास साइटोसोल आ जाएगा और ऑर्गेनालिज आ जाएंगे, ठीक है, दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें साइटोप्लाज्म में। तो इनको जो है वो हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं ओवरऑल। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की जो है वो कुछ ऑर्गेनेलिज। तो इंशाल्लाह जो बाकी हैं वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।